हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आर्हेनियस थ्योरी। देखिए, क्लास 11th में इक्विलिब्रियम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने फिनिश कर लिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल में जाइए और केमिकल इक्विलिब्रियम को पहले फिनिश कीजिए, उसके बाद ही आयनिक इक्विलिब्रियम में आइएगा दोस्तों। तो आयनिक इक्विलिब्रियम आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी को जो है 18 यहाँ पर देखिए, सेवेंटे आर्हेनियस ने 1884 में इसे बताया था और इसने एसिड बेस बिहेवियर को भी बताया था, साथ ही साथ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को भी बताया था। तो एसिड बेस बिहेवियर यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 11th में, और जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे वो क्लास 12 का पार्ट है दोस्तों। केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है ये। तो डोंट वरी, हम लोग यहाँ केवल एसिड बेस थ्योरी को ही पढ़ने वाले हैं। आर्हेनियस इक्वेशन क्लास 12 का टॉपिक है, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। और डेफिनेशंस क्या है? आर्हेनियस ने एसिड और बेस को तो बताया, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, सवाल ये उठता है। तो देखिए, ए सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज एसिड, एंड ए सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस OH माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज बेस दोस्तों। तो जो H प्लस आयन को इंक्रीज करेगा उसे हम एसिड बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन में, और जो एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस आयन को इंक्रीज करेगा उसे हम लोग बेस कहते हैं दोस्तों। ये सिंपल सा डेफिनेशंस हुआ। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल देख लो, HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड्स, इसके अलावा H2CO3, ये हमारे एसिड्स हैं। ये क्या करेंगे? वाटर में H प्लस आयन को इंक्रीज करेंगे दोस्तों। इसके अलावा एसिटिक एसिड भी आप लोग लिख सकते हो। एसिटिक एसिड भी एक H प्लस आयन को इंक्रीज करेगा वाटर में, अतः ये भी एक एसिड्स है। उसी प्रकार से बेस कौन कौन से होते हैं? बेस के एग्जाम्पल्स में देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? ऑल हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्केली एंड एल्केली अर्थ मेटल, ये सारे बेस कहलाएंगे। तो एल्केली मेटल्स में कौन आते हैं? फर्स्ट एस ब्लॉक, और एल्केली अर्थ मेटल में कौन आते हैं? सेकेंड एस ब्लॉक। तो 1s ब्लॉक एंड सेकेंड एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स जो है वो बेस कहलाएंगे। और ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे दोस्तों। किस बेस में आएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए, इसका लिमिटेशंस क्या क्या है? एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया, डेफिनेशन आपको समझ में आया। अब इसका लिमिटेशंस क्या है देख लीजिए। लिमिटेशंस है ओनली अप्लाइज टू एक्वस सॉल्यूशन। ये केवल और केवल वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में ही एसिड और बेस को बता सकता है। वाटर के एब्सेंस में ये बता नहीं पाएगा। ठीक है? तो वाटर के प्रेजेंस में ही ये एसिड और बेस को बतलाता है। सेकेंड लिमिटेशन है, डस नॉट एक्सप्लेन एसिड बेस बिहेवियर इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। वाटर के अलावा जैसे अदर सॉल्वेंट्स हैं, अदर सॉल्वेंट्स में मैं बोलूं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आपका बेंजीन है कि नहीं, आपका अल्कोहल है। तो ये जो अदर सॉल्वेंट्स हैं, इनके प्रेजेंस में ये एसिड और बेस को बतला नहीं पाएगा। यही होता है डस नॉट एक्सप्लेन एसिड बेस बिहेवियर इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। क्लियर है दोस्तों? और थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? कैन नॉट एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस विदाउट OH माइनस लाइक अमोनिया। यदि OH माइनस अब्सेंट है तो उसकी बेसिसिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता दोस्तों, उसकी बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये तो हुआ हमारा लिमिटेशंस। क्लियर है दोस्तों? आर्हेनियस थ्योरी का डेफिनेशंस हो गया, एग्जांपल्स हो गया, लिमिटेशंस हो गया। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं दोस्तों? देखो, पहला एप्लीकेशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस को हम इजीली आर्हेनियस थ्योरी के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये जैसे मैं बोलूं, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आ जाएंगे?
एग्जाम्पल्स में बोलूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl होगा, H2SO4 होगा, नाइट्रिक एसिड होगा, HNO3 हो जाएगा। और वीक एसिड में कौन कौन आ जाएंगे? वीक एसिड में हमारा एसिटिक एसिड हो गया, हमारा फार्मिक एसिड हो गया, हमारा H2CO3 हो गया, ये वीक एसिड में आते हैं। उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स को हम आर्हेनियस थ्योरी के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस हैं जितने अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल के। इसी प्रकार से वीक बेस भी आता है। अब वीक बेस में कौन कौन आते हैं? वीक बेस में हमारा आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसको हम किसकी सहायता से समझ सकते हैं? आर्हेनियस थ्योरी के सहायता से हम लोग समझ सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ये हमारा पहला एप्लीकेशन हुआ। क्लियर? अब सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को हमने क्लास 10th में भी पढ़ चुका है। और इसके कितने कंडीशन होते हैं? इसके 4 टाइप्स से एसिड और बेस आपस में कंबाइन हो सकते हैं और साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एसिड और बेस का जो कॉम्बिनेशन है 4 तरह से हो सकता है, और चारों प्रकार को हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है और इस क्लास 11th में भी हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो डोंट वरी, बी हैप्पी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 11 में इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो डोंट वरी, इसे जनरल एग्जांपल है HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl प्लस वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को किसकी सहायता से हमने समझा? आर्हेनियस थ्योरी की सहायता से ही हमने समझा। क्लियर है दोस्तों? अब देखो, नेक्स्ट है पीएच एंड POH कैलकुलेशन। पीएच एंड POH का भी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ क्लास 11th में इसी चैप्टर में हम सीखेंगे कि पीएच और POH का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर जनरली 2 फार्मूला का इस्तेमाल होता है, pH = -log H प्लस आयन और POH = -log OH माइनस आयन। यहाँ पे बेस 10 होता है, लॉग में कौन सा बेस होता है? लॉग बेस 10 होता है। और आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, ये नेचर ऑफ सॉल्यूशंस को बताता है। यदि pH का मान जो है <7 है तो एसिटिक, pH का मान <7 है तो बेसिक, और pH का मान एग्जैक्ट 7 है तो वो न्यूट्रल कहलाता है। इसे भी हमने क्लास 10th में देखा था। तो इसी को तो हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ कैलकुलेशन पार्ट को हम लोग प्राथमिकता देंगे। ठीक है, यहाँ केवल और केवल कैलकुलेशन पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में। तो इसी आयनिक इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है, आने वाले 2-3 दिनों में मैं इसको कवर करा दूंगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे कौन सा है? यूजफुल इन एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन आप लोग क्लास 11th में, मतलब इसी क्लास में हम लोग करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो आप लोग प्रैक्टिकल करते होंगे टाइट्रेशन, जिसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और कोई भी एक मतलब होने के लिए तो 4 तरह से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन जनरली हम क्लास 11th में जो है वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग लेते हैं टाइट्रेशन में। जनरली क्लास 11th में जो टाइट्रेशन करते हैं, प्रैक्टिकल कराया जाता है, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे लिया जाता है और फिनोप्थेलिन इंडिकेटर का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो इसको समझने के लिए भी आर्हेनियस थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होता है। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड वीक बेस को भी यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी पहले बता चुका है। क्लियर है दोस्तों? अब जो एप्लीकेशन आएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो 6वां नंबर का जो एप्लीकेशंस है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। जितने भी बेस मेटल हैं, मैं बात करूं मेटल S ब्लॉक एलिमेंट्स, चाहे आप 1s ब्लॉक लो या चाहे 2s ब्लॉक लो, या मैं अल्कली मेटल बोलूं या अल्कली अर्थ मेटल बोलूं। उसके बाद आता है F ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी, इनके भी मेटल ऑक्साइड बेसिसिटी नेचर के होते हैं। और साथ ही साथ डी ब्लॉक के ऑक्साइड्स, डी ब्लॉक के भी
ऑक्साइड्स जो होते हैं वो भी हमारा बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। कौन? लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ये हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट को हमको भूलना नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सीधा सीधा कौन से नेचर के होंगे बताइए? सीधा सीधा बेसिक नेचर के होंगे। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसको आप लोग नोट कर लेना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, लेकिन इसको आर्हेनियस ने नहीं बता पाया, लेकिन हमको जानना है, इसको बहुत ही जरूरी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं तो आप जानिए। बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, उसी के बाद आता है गैलियम ऑक्साइड Ga2O3, उसी प्रकार से In2O3, गैलियम, इंडियम, क्रोमियम, Cr2O3, उसके बाद अलावा GeO2, उसके बाद SnO2, PbO2। ये सारे के सारे ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। उसके बाद SnO, PbO, ये ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। याद रखिएगा इसको। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक मतलब होता है एसिड और बेस दोनों के गुण ये शो करते हैं। या मैं बोलूं लिस्ट एसिटिक या लिस्ट बेसिक होते हैं, और इनका मेन प्रॉपर्टी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं उसे हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो क्लियर है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। और नेक्स्ट होता है एसिडिटी ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। इसको भी एक्सप्लेन करता है आर्हेनियस थ्योरी, और यहाँ से भी मैक्सिमम सवाल पूछता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर SO3 है, SO3 ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है SO3। उसके बाद आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है। उसके अलावा और कौन कौन से आते हैं? मैं बोलूँ N2O3, ये सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, और ये कैसे नेचर के होते हैं? एसिटिक नेचर के होते हैं। अब एसिटिक नेचर के क्यों होते हैं? जैसे SO3 है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, अतः इसके ऑक्साइड एसिटिक नेचर के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये H2CO3 बनाता है, इसके ऑक्साइड भी कैसे नेचर के होंगे? हमारा एसिटिक नेचर के ही होंगे। क्लियर है दोस्तों? और सिमिलरली जो N2O3 है, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ पे क्या बनाता है? HNO2 बनाता है, HNO2 बनाता है। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड और एसिटिक नेचर के होते हैं। इसे भी आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया था। ये इसके एप्लीकेशंस हैं। क्लियर है दोस्तों? और ये 6वां और 7वां नंबर का जो एप्लीकेशंस है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्लियर है? अब देखते हैं इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आर्हेनियस थ्योरी से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इनटू द आर्हेनियस एसिड बेस डेफिनेशन? डस नॉट फिट, आर्हेनियस एसिड बेस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन सा फिट नहीं होता, ये हमको बताना है। HCl इन वाटर, जी ये तो फिट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ये भी फिट होता है। अमोनिया इन वाटर, ये फिट नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और नाइट्रिक एसिड के बिहेवियर को भी आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन कर लेता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है अमोनिया इन वाटर होगा। अमोनिया के नेचर को जो है आर्हेनियस जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ Arrhenius theory? It applies to gaseous reaction, it explains amphoteric behavior, it applies only in aqueous solution and it considers conjugate acid base pair। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। It applies only in aqueous solution, ये केवल और केवल वाटर में ही एप्लीकेबल होता है, अदर सॉल्वेंट में ये एप्लीकेबल नहीं होता। अतः ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है Which of the following reactions represent a neutralization according to Arrhenius theory? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कौन सा है हमें पहचानना है। साल्ट प्लस वाटर देता है दोस्तों। अब साल्ट और वाटर कौन सा है? यहाँ पे HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा हो जाएगा।
ये हमारा ए तो कट जाएगा, हमारा डी भी कट जाएगा। देखिए साल्ट तो ये है सी, बी और सी कंपेयर करोगे तो सी जो होता है लेस फेवरेबल होता है, लेस फेवरेबल। बी जो होता है मोर फेवरेबल होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अतः हमारा जो हम लोग कंसीडर करेंगे ऑप्शन नंबर बी को हम लोग कंसीडर करेंगे दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होने के लिए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ये भी है, लेकिन ये लेस फेवरेबल है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड के बीच में साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्हिनियस एसिड्स? अर्हिनियस एसिड का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? दे डोनेट प्रोटॉन्स इन ए सॉल्वेंट। जी हाँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू अर्हिनियस, एनी सॉल्वेंट बोला है, ये केवल वाटर में ही एप्लीकेबल है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन जो है यहाँ पर कट जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू अर्हिनियस थ्योरी एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट, एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटॉन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजेस H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, या ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजेस OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन ए एक्वस सॉल्यूशंस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्रीजेस H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि जो कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है उस एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इस लेक्चर के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो अगला जो हमारा टारगेट होगा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट होगा। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए और इस वीडियो को देखते रहिए।